नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर और MCQs के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक और सारी वीडियो की PDF अवेलेबल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि वैज्ञानिक प्रबंधन का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो है इसका जो सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो ये किया था लुईस ब्रांडीज ने, और ये कब किया था, 1910 में किया था। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध जो शब्द है उसका जो सबसे पहले उपयोग किया था लुईस ब्रांडीज ने और 1910 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि वैज्ञानिक प्रबंध है क्या है। ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले यूज किसने किया था, लुईस ब्रांडीज ने, लेकिन ये है क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रशासन की समस्याओं का आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत एवं विधियों का अनुप्रयोग है। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो प्रशासन की समस्याएं हैं उनका जो है आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत एवं विधियों का अनुप्रयोग, इसको क्या बोलते हैं, हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रमुख जनक कौन है, वैज्ञानिक प्रबंध के प्रमुख जनक कौन है। सबसे पहले उपयोग किसने किया था, लुईस ब्रांडीज ने, लेकिन इसके प्रमुख जनक कौन है, फ्रेडरिक टेलर, जिनको हम FW टेलर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध के शास्त्रीय सिद्धांत, मतलब कि क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रवर्तक हैं वो FW टेलर हैं। कौन है ये, FW टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है। तो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इसका भी किसने किया है प्रतिपादन, FW टेलर ने। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का संबंध किससे, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का संबंध, तो ये भी इनका ये FW टेलर से संबंध है। किस चीज़ का, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। इसका भी प्रतिपादन किसने किया है, तो ये FW टेलर ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एक तो हो गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, और दूसरा शब्द क्या आया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये हेनरी फ्योल ने ये दिया है। ठीक है, और ये कब दिया है, 1949 में, 1949 में किसने दिया है, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल मैनेजमेंट सिद्धांत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक व्यवहारिक स्कूल में किस किस का योगदान है। तो आधुनिक व्यवहारिक स्कूल में किस किस का योगदान है, तो इसमें प्रमुख योगदानकर्ता जो हैं डगलस मैकग्रेगर हैं और चेरिस एग्रिस हैं। ठीक है, फेडरिक हर्जबर्ग हैं, रेनिस लिकार्ट हैं एंड रल्फ स्टॉकडेल हैं। ये इनका योगदान किस में है, आधुनिक व्यवहारिक स्कूल में। किस किस का है, डगलस मैकग्रेगर का, चेरिस एग्रिस का, फेडरिक हर्जबर्ग का, रेनेस लिकार्ट का और रल्फ स्टॉकडेल का। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कोई तीन नाम एकदम सही दे ने, एक नाम गलत दे दे और पूछ ले कि इनमें से आधुनिक व्यवहारिक स्कूल में किसका योगदान नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किसका योगदान है ये, इसको आप याद कर लीजिए। तो अगर इसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि किसका नहीं है तो आप आसानी से बता पाएंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है, तो जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, जैसे कि नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण को सफलतापूर्वक संपन्न कराना।
ठीक है। ये किसका काम होता है? प्रिंसिपल मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, जो कि ये क्या है? प्रबंध की क्रियाएं हैं, इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध की क्रियाओं, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण को सफलतापूर्वक संपन्न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हेनरी फ्योल है। हेनरी फ्योल किसके लेखक हैं? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 के लेखक कौन है? हेनरी फ्योल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन रिलेशन एट वर्क के लेखक कौन है? ह्यूमन रिलेशन एट वर्क के लेखक भी हेनरी फ्योल ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपका कुछ भी कमेंट बॉक्स है, कुछ भी आपका कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनरी फ्योल का संबंध किस विचारधारा से, मतलब कि किस आइडियोलॉजी से है? ठीक है, हेनरी फ्योल का, तो हेनरी फ्योल का जो संबंध है शास्त्रीय विचारधारा से है, क्लासिकल आइडियोलॉजी से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये कितने दिए? किसने? हेनरी फ्योल ने। तो इन्होंने टोटल प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं इसके बारे में एक पूरा लेक्चर ही बना दूंगा मैं। ठीक है, तो वो इसके बारे में जितना भी डीप इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमबीओ का प्रतिपादन किसने किया? तो एमबीओ का प्रतिपादन किया था पीटर ड्रुकर ने अपनी पुस्तक, जो कि इनकी 1954 में आई थी और जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एमबीओ का प्रतिपादन किया था पीटर ड्रुकर ने, जो कि आई थी 1954 में, और उस बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीओ को अन्य नाम से और किस नाम से जाना जाता है? एमबीओ को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एमबीओ का पहली बात तो फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और जिसका सेकंड नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, एमबीआर भी बोला जाता है उसको। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक पीटर ड्रुकर ही है। ठीक है, ये अपन पहले क्वेश्चन में देख चुके थे कि उन्होंने एमबीओ का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और किस बुक में किया है एमबीओ का? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया है। कब आई थी? 1954 में आई थी। और अब यहाँ पे पूछ लिया गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो ये पीटर ड्रुकर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ का निर्माण पीटर ड्रुकर के द्वारा किस आधार पर किया गया? ठीक है, एमबीओ का जो निर्माण है किस आधार पर किया गया है? तो ये किस आधार पर किया गया है? तो ये मैरी पार्कर फोलेट के 1926 के निबंध द गिविंग ऑफ ऑर्डर के विचारों पर आधारित है। कौन सा? एमबीओ। एमबीओ किस पर आधारित है? तो जब मैरी पार्कर फोलेट, जो कि 1926 में इनका एक निबंध था द गिविंग ऑफ ऑर्डर के विचारों पर आधारित है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोश, मतलब कि डिक्शनरी, शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के डिक्शनरियोम लैटिन भाषा का जो शब्द है डिक्शनरियोम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जिसका अर्थ शब्द और वाक्यांश का एक संग्रह होता है। ठीक है, जो डिक्शनरी किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा के डिक्शनरियोम शब्द से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ है कि शब्द और वाक्यांश का एक संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्शनरी किसे कहते हैं? डिक्शनरी किसे कहते हैं? तो डिक्शनरी जिसमें विभिन्न शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची आदि का व्यवस्थापन निश्चित अनुक्रम में किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्शनरी पुस्तकालय विभाग के किस विभाग में रखी जाती है? जो डिक्शनरी है वो पुस्तकालय के किस विभाग में रखी जाती है? तो ये संदर्भ विभाग में रखी जाती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है शब्द की उत्पत्ति के लिए कौन सा संदर्भ ग्रंथ
प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई भी शब्द की उत्पत्ति है तो उसके लिए कौन सा संदर्भ ग्रंथ प्रयोग करना चाहिए, तो शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी का यूज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शब्द की उत्पत्ति के लिए डिक्शनरी का उपयोग करना चाहिए। लेक्सिकन के बारे में बताइए, मतलब कि व्हाट इज लेक्सिकन। लेक्सिकन क्या है? लेक्सिकन यह एक प्रकार का शब्द संग्रह है। ठीक है, लेक्सिकन क्या है? एक प्रकार का शब्द संग्रह है। ग्रीक भाषा में डिक्शनरी को लेक्सिकन कहते हैं। ठीक है, और जिसका उद्भव लेक्सी शब्द से हुआ है। लेक्सिकन क्या है? यह एक शब्द संग्रह है, शब्द संग्रह है, और ग्रीक भाषा में डिक्शनरी को लेक्सिकन कहते हैं और जिसका उद्भव लेक्सी शब्द से हुआ है। लेक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी में संकलन एवं संपादन किसकी गतिविधि है? तो ये डिक्शनरी। लेक्सिकोग्राफी में संकलन और संपादन की विधि क्या है? डिक्शनरी की एक गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं? ठीक है, तो डिक्शनरी तैयार करने वाला, जो डिक्शनरी तैयार करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कि डिक्शनरी तैयार करने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ई शोध सिंधु किसके विलय से बना है? ठीक है, तो ई शोध सिंधु ये बना है इंडेस्ट, इन्फोनेट और एनलिस्ट के विलय से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्नेल सेल एप्लीकेशन क्या है? तो कर्नेल सेल एंड एप्लीकेशन यूनिक्स संचालन प्रणाली की परतें हैं। ठीक है, लेयर्स हैं। ठीक है, कर्नेल सेल एंड एप्लीकेशन यूनिक्स संचालन प्रणाली की परतें हैं, मतलब कि लेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक अंक मतलब फॉर्मूला ऑफ नंबर के लिए पचसूत्र का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, ये इस तरीके का अनुक्रम अक्सर क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले भाषा, फिर मूल्यांकन, फिर प्रपत्र और फिर वर्ष। तो इसके लिए सही पचसूत्र क्या हो जाएगा? भाषा, मूल्यांकन, प्रपत्र और वर्ष। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि FAIEF, ठीक है, एफला का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका फ्रीडम ऑफ एक्सेस और टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसका सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? FAIEF का फुल फॉर्म है फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नेगी यूनाइटेड किंगडम ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1913 में की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड कहाँ पर है? नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड कहाँ पर है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। तो सही आंसर हो जाएगा कि नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? ठीक है, नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण किस प्रकार के पुस्तकालय का कार्य है? तो ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का कार्य है। इसका कार्य क्या है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण करना। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि RFID का फुल फॉर्म क्या है? RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 फरवरी 2003 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। कब हुई थी? 23 फरवरी 2003 में हुई थी। किसकी स्थापना? नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है Z39.50, Z39.71 और Z39.81 प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं ANSI और NISO के द्वारा। ANSI का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और NISO का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों के द्वारा
इन दोनों के द्वारा ये जो प्रोटोकॉल हैं कौन कौन से, Z39.50 और Z39.71, Z39.81 प्रोटोकॉल इन दोनों के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की UDC किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? तो लगभग एक पक्षात्मक पद्धति, ठीक है। ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम UDC है, जो ऑलमोस्ट फेसेटेड स्कीम है, लगभग एक पक्षात्मक पद्धति है। कौन सी? UDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UAP एंड ISBD कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो UAP एंड ISBD जो संबंधित है ये IFLA से संबंधित है। तो IFLA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो IFLA से संबंधित कौन कौन से हैं? UAP एंड ISBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्यों सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप की पहचान किसने की? तो पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्य मतलब कि सेंट्रल वैल्यू ऑफ लाइब्रेरियनशिप की पहचान की थी माइकल गवर्नमेंट ने, माइकल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। किसकी पहचान की गई थी? पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन कौन प्रकाशित करता है? कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन कमीशन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल एजुकेशन कमीशन को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कि यह ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय संजीवनी किसकी सेवा है? तो एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की सेवा है। कौन सी? ग्रंथालय संजीवनी एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की एक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRLF किस प्रकार का पुस्तकालय है? तो RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। और इसका काम होता है कि जो दूसरे पब्लिक लाइब्रेरी है उसको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना और अदर सर्विसेज के लिए सहायता प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RRLF मतलब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के सदस्य लाइब्रेरी फाउंडेशन के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1967 के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी PDF का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर सारे वीडियो की लिंक और PDF अवेलेबल है। और यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।